ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। 1947 में इंडिया ने क्या अचीव किया, इंडिपेंडेंस। एंड ये चैप्टर यही है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कैसे ग्रो किया, इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है। 1991 की बात करें तो इंडिया में जो है कुछ नए नए इनोवेशंस आना स्टार्ट हुए, लाइक टीवी आ गया, फोन आ गया जो पहले नहीं था। उसके बाद आफ्टर 1991 कुछ और भी नई नई चीजें आना स्टार्ट हुई जो पहले इंडिया में मिलती ही नहीं थी। तो ये सब कहाँ से आते थे, इंडिया में फॉरेन से आते थे। और ये फॉरेन की चीजें इंडिया में लाने के लिए हमें ग्लोबलाइज्ड होना कंपलसरी है। यानी कि फॉरेन की जो कंपनीज है वो इंडिया में आए और अपनी गुड्स को बेचे, दैट इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ उन्हें एक और चीज चाहिए थी, दैट इज लिबरलाइजेशन। तो ये क्या है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, हमें वही पढ़ना है। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। पहले तो लोग क्या करते थे, जिस कंट्री में रहते थे उसी जगह पे वो चीजें बनाई जाती थी। अब मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन फॉरेन की किसी कंट्री में जाके अपनी कंपनी को सेटअप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ग्लोबलाइजेशन होगा और वो कंट्री मुझे अलाउ करे कि मैं वहां पे जाके फैक्ट्री लगा पाऊँ। दैट इज लिबरलाइजेशन, लिबर्टी, फ्रीडम। तो पहले तो लोग जिस कंट्री में रहते थे उसी कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज जो थे वो लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब अपनी फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट की, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो किसी कंट्री में अवेलेबल है, कहीं पे नहीं है। तो अगर मुझे किसी दूसरी कंट्री में जाके एक फैक्ट्री सेटअप करना है तो साथ में टेक्नोलॉजी भी लेके जानी पड़ेगी। तो अलग अलग कंट्रीज जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही थी, और ये एक पर्टिकुलर कंट्री में ही क्या थे, कंसंट्रेटेड थे। लेकिन अभी इसको पूरे ग्लोबली लेके जाना है, दैट इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। जैसे तुम्हें पता है कि आज हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी ब्रांड्स मिलती जो पहले नहीं थी, लिवाइज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, कभी ये नाम सुने थे पहले? नहीं। तो ये पिछले 15-20 साल के अंदर ही इंडिया में आए हैं। इसके पहले इनका नाम बहुत रेयरली कहीं कहीं इंडिया की किसी किसी सिटी में सुनने को मिलता था, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए ट्रेड्स, जैसे इंडिया से यूरोप में क्या जाते थे, स्पाइसेस जाते थे, हमें याद है, सिल्क रूट के थ्रू यूरोप से इंडिया, इंडिया से यूरोप, चाइना, गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता था। तो इस तरह से इधर से उधर ये मूवमेंट होता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया जो थी उसकी इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर भी थे और प्राइवेट सेक्टर भी थे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की कंपनी होती है। पब्लिक सेक्टर और दूसरा क्या बताया मैंने, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आते थे माइनिंग, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, इवन टेलीकम्युनिकेशन मतलब हम बात करें मोबाइल फोन्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फोन जो थे वो BSNL नहीं निकाले, BSNL इस नाम से चलता था। लेकिन फिर प्राइवेट कंपनीज ने इनको अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट के हाथ में था इसके रेट्स बहुत हाई थे। हेल्थ, एजुकेशन, कंज्यूमर, टेक्सटाइल, ये तो अभी प्राइवेट सेक्टर ही चला रहा है। पर कुछ कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं थी, गवर्नमेंट ये किसी को भी, प्राइवेट कंपनी को नहीं देता था। अभी अभी पेट्रोल पंप भी प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है, नहीं तो पेट्रोल पंप जो होते थे वो भी सब गवर्नमेंट के ही होते थे। हम बात करें कि एलपीजी जो वो था, एलपीजी सिलेंडर्स वो भी गवर्नमेंट ही भेजती थी। लेकिन अब तुमने देखा रिलायंस वाले जो है उन्होंने पेट्रोल पंप भी खोल लिए अपने, और एलपीजी के सिलेंडर्स भी ले आए वो लोग। ऑब्वियसली डिफेंस तो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं दिया जा सकता, ये तो हमेशा किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास। Thus, the government protect its own industries from private sector and the foreign investors. अगर ये गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया इसका, तो भाई फॉरेनर भी आके इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और हमारा डिफेंस और हमारी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो किन के हाथों में चली जाएंगी, फॉरेनर्स के हाथों में। जिस दिन वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म हो जाएगी।
तो गवर्नमेंट कभी इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं करती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे से बढ़ने लगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने लगा इन चीजों में। क्रिटिकल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ इंडिया देखें 1991 में, इंडियाज इंपोर्ट वर हाई एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स वर लो। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। इसको बैलेंस नहीं बोलना चाहिए, ट्रेड बैलेंस नहीं था इनका। एक प्रॉपर ट्रेड बैलेंस वो होता है जहां एक्सपोर्ट कंट्री का ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, यहाँ इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इंपोर्ट बिल्स ज्यादा थे और एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम थी। नाउ अब क्या हुआ देखो, जैसे यूएसए से बहुत सारी चीजें इंडिया में आती थी, यूरोप से बहुत सारी चीजें इंडिया में आ रही है। क्या लेके आ रहे हैं ये यूएसए से? मशीन एंड टेक्नोलॉजी। यूरोप से मशीन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? बस रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। कब की बात कर रहे हैं हम? 1991। 1991 के पहले हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर क्या था? यूएसएसआर। Post 1991, USSR disintegrated into Russia and 14 different countries, so our export earning fell. एक्सपोर्ट और कम हो गया। कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे हम? रशिया। रशिया को आज भी वीट भेजा जाता है इंडिया से। तो एक्सपोर्ट अर्निंग जो है 1990 के बाद गिर गई। इन 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत फॉर कंट्रोल ऑन ऑयल वेल्स। इराक कहाँ चला गया? कुवैत में गया। कुवैत पे उसने अटैक कर दिया और उसके जितने भी ऑयल वेल थे या तो उनको ऑक्यूपाई कर लिया या जला दिया। कई दिनों तक, कई महीनों तक ये कुएं जलते रहे तेल से, क्योंकि उनमें बहुत सारा ऑयल था। तो इराक कहाँ घुस गया? कुवैत में चला गया। In 1991 यूएसए began an aerial raid to drive back the Iraqi troops. तो यूएसए ने हेल्प किया कि भाई इराकियंस को कुवैत से हटाया जाए, क्योंकि ये पेट्रोल का सप्लाई है जहां से पूरे वर्ल्ड को पेट्रोल जा रहा है। Our primary sellers Iraq, Kuwait and USA were at war with each other, so India's oil bill escalated. ये क्या थे? ये प्राइमरी सेलर्स थे जो ऑयल भेजते थे हमें। अब ऑयल की कमी आना शुरू हो गई, ऑयल बिल राइज हो गया हमारा, क्योंकि हमें अलग अलग कंट्रीज से मंगवाना पड़ रहा था ऑयल। इन जनवरी 19 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट $1.2 billion and depleted to half by June. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना था जो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इस फॉरेन एक्सचेंज से वो लोग क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स को, खरीद रहे थे डॉलर्स में। धीरे धीरे इंडिया के पास पैसा कम होना शुरू हो गया। कहाँ जा रहा है पैसा? इंपोर्ट्स में। फॉरेन एक्सचेंज वॉज बेयरली इनफ टू लास्ट रफली फॉर 3 weeks ऑफ एसेंशियल इम्पोर्ट। 3 हफ्ते चल सकता था। और इंडियन इकोनॉमी प्री 1991 देखा, लॉसेस इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज होना स्टार्ट हो गए थे, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर्स थे, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड था, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट था एंड लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 1991 में इंडिया के ये प्रॉब्लम थे। क्या? नंबर 1, पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रही थी, मतलब गवर्नमेंट की सब कंपनीज लॉसेस में थी। इवन गवर्नमेंट की उस टाइम की कंपनी की बात की जाए तो उनके शेयर वैल्यू जो थी वो फेस वैल्यू से भी कम आ गई थी। मतलब ₹1 शेयर वैल्यू थी और फेस वैल्यू थी, सॉरी, और मार्केट में उनकी वैल्यू ₹1 से भी कम थी। प्राइवेट सेक्टर पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि ये कंट्री, मतलब कंपनी जो है वही प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है, ये पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर्स के पास ज़्यादा कंपनीज थी और प्राइवेट के पास कम थी। फ्रीडम नहीं था। फॉरेन ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन था, इजीली कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने देखा ऑलरेडी कम हो गया था। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते थे? तो इंडिया गया वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने, क्योंकि भाई अब पैसा ही नहीं है, इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे? कहाँ पहुँचा ये? वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को क्या दे दिया? पैसा दिया, लेकिन कंडीशन, इंडिया ओपन अप मार्केट फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंडीशन लगा दी भाई। चलो इंडिया बोलता है ठीक है, मैं ओपन गेट पॉलिसी रखता हूँ, इसको बोलते थे
ओपन गेट पॉलिसी। आओ भाई, जिसको बेचना है हमारे मार्केट में आके बेच लो। चाइना घुस गया इंडिया में, सस्ती सी चीजें बेचना शुरू कर दी उसने। अब बोले हम कि चाइना को बाहर चले जाओ, तो नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया में चाइना जम चुका है। तुमने देखा कि दिवाली के दिन पे बोला भाई, वो जो आती है क्या लगाते हैं ना, बल्ब लगाते हैं, बोले अब हम इंडियन खुद बनाएंगे। तो भाई इंडियन खुद बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो थी वो 3 गुना हो गई। चाइना से 100 रुपये में आती थी, इंडिया की 300 रुपये में आ रही है। बोले हम प्लास्टिक से नहीं, रस्सी से बना रहे हैं। हम क्या करें, रस्सी या प्लास्टिक हमको तो टांगना है, हम थोड़ी उसको झूलना है। तो भाई ये जो थी, ये इंडिया की एक मिस्टेक भी थी और एक इम्पॉर्टेंट इनका एक स्टेप भी था, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो उनके पास उस टाइम पे इम्पोर्ट के लिए पैसा ही नहीं होता। ठीक है, बट इससे हो गया ओपन गेट पॉलिसी। अब अगर मोदी जी चाहे भी कि चाइना को बाहर निकाल दें, बाइकआउट करे चाइना का, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी एक कंट्री को नहीं हटा सकते हैं। ऑन जुलाई 24, 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको मैंने बोला ओपन गेट पॉलिसी। आओ भाई, जिसको जो बेचना बेच दो। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एलपीजी, ध्यान रखना क्या ऑब्जेक्टिव है, लिबरलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, एंड नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए इसको किसने मजबूर कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन, तो क्रिटिकल फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने बताई क्या थी इंडिया की, क्या था, क्या कर रहे थे लोग, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। और जब इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया तो इनके ऑयल बिल्स बढ़ गए। अब इनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए कहाँ अप्रोच करने गए, वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक ने पैसा तो दिया, लेकिन क्या कंडीशन रखी, 3 चीजें चाहिए हमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, यानी हमें फॉरेन ट्रेड इजी चाहिए। उनका क्राइटेरिया तो ये था कि उनको फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था। अभी तुम लोगों के पास इतना इजी है ना कि तुम लोग कहीं भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन लोग, तुम लोग चाहो तो स्टार्टिंग 1000 रुपीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ही इजी से कंसेप्ट है, जिसके थ्रू आप फॉरेन में, जैसे अगर तुम्हें इच्छा है कि आज भाई मैं तो मेटा के स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, तो इंडिया में आप स्टॉक्स जो होता है ना, वो इंटीजर्स में खरीदते हो, 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक। फॉरेन एक्सचेंज में आप उसका 0.1 पार्ट भी ले सकते हो, मतलब उसकी डॉलर में वैल्यू लाखों डॉलर की है। अब इतना इन्वेस्टमेंट तो मैं करूंगा नहीं, तो मैंने मेटा में 1000 रुपये लगा दिए फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले, तो अभी वो 1600 रुपये हो गए। मैंने ट्राई किया था कि चलो अगर मैं मेटा में लगाता हूँ 1 साल पहले, तो आज कितना पैसा हो जाएगा, तो आज वो कितना बन चुका है, 1600 रुपये 1 साल के अंदर। मतलब कितना परसेंट रिटर्न, 60%। 60% रिटर्न इन अ ईयर। क्यों पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसीज। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है फॉरेन में। लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूव बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरल, फ्रीडम, किस चीज का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। खोल दो अपनी बाउंड्रीज, जिसको आना है ट्रेड करना है, आओ इंडिया में, आओ ट्रेड करो, अपनी गुड्स बेचो, बदले में हमें क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट करके आएगा ना वो आदमी, तो हमें पैसा देगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, समझ गए। रिसोर्सेज किसके यूज करेगा, इंडिया के, हमारे यहाँ के लोगों को काम पे लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। तो लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट, तो शॉर्ट में हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन हमने पढ़ा क्या होता है, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स। नाउ लिबरलाइजेशन मीन्स विड्रॉवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन। 1991, बिफोर 1991 और आफ्टर 1991 इंडिया की बात करें, तो एंटरटेनमेंट में हमारे पास बस दूरदर्शन था और कुछ नहीं। आफ्टर 1991 हमारे पास कलर, स्टार्स प्लस, ऐसे बहुत सारे चैनल आ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। टेलीकम्युनिकेशन में हमारे पास MTNL और जैसा मैंने बताया बस BSNL था। अब हमारे पास वोडाफोन, एयरटेल। वोडाफोन जो था वो हच के नाम से आया था इंडिया में, हच। ऑटोमोबाइल, एम्बेसडर और फियाट होते थे बस।
देन हमारे पास BMW, होंडा जैसी कंपनीज आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। अब सोचो अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो हम इस दुनिया में जी रहे होते, इससे आगे नहीं जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन अब हम यहाँ पर। एविएशन की बात करें तो हमारे पास बस एयर इंडिया था, अब जेट एयरवेज, स्पाइस जेट जैसी कंपनीज भी हैं। वो बात अलग है कि स्पाइस जेट जैसे लोग जो थे, विजय माल्या जैसे, वो पैसे वैसे खा के निकल गए, इंडिया को लूट के भी गए हैं बहुत। पावर की बात करें तो बेस्ट MSEB जैसे, अब टाटा पावर है, रिलायंस पावर है। फूड में बात करें तो वड़ा पाव और डोसा ही हमारे लिए बहुत था, आज बर्गर और पिज्ज़ाज भी आ गए। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? ये सब क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आगे पढ़ेंगे क्या होता है। नए नए कार्स के मॉडल आते जा रहे हैं हमारे पास, और मोबाइल फोन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। इंडिया बिफोर लिबरलाइजेशन अगर हम बात करें तो ये, और आफ्टर लिबरलाइजेशन ये, ऑब्वियसली अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो आज भी हम इस दुनिया में जी रहे होते। तो मैं तो सोचता हूँ कि बहुत अच्छा ही हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रख दी। बिफोर 1991 प्राइवेट सेक्टर वाज रेस्ट्रिक्टेड। लिबरलाइजेशन ने प्राइवेट सेक्टर के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, अब प्राइवेट सेक्टर भी इनमें घुसना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब रेस्ट्रिक्शन किए हुए थे भाई। जैसे अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन की बात करें हम, ये तो देखा हमने रेस्ट्रिक्शंस थे, बट इट टुक हिम 3 to 4 months टू रजिस्टर हिज बिजनेस, एंड उसको लाइसेंसेस चाहिए थे, वो भी इजीली मिल जाते थे। पहले की बात कर रहे थे हम, उसको बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते एक कंपनी को, 3 से 4 महीने रजिस्टर करने में लगते थे, लाइसेंसेस चाहिए थे, और इसमें कई सालों लग जाते थे। फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, उसमें और 1-2 साल निकल जाएंगे। मतलब बिफोर लिबरलाइजेशन एक कंपनी को ओपन करने के लिए आपको 3, 4, 5 साल भी लग सकते थे, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन की बात करें, अब उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। Now Happy Singh wanted to increase production of automobile from 100 cars per year to 500 cars per year, but गवर्नमेंट ये भी अलाउ नहीं करेगी। He wanted to import new engine, but ये भी पॉसिबल नहीं है। This made India a difficult place to start and do a business, क्योंकि बाउंड्रीज क्लोज्ड है, रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी, इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना है, एंड दैट रेस्ट्रिक्शन रिमूवल इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो बैरियर्स हट गए भाई, ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, अब लाइसेंसिंग सिस्टम इजी हो गया, कुछ दिनों में ही काम हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन कुछ 1 या 2 दिन में ही काम हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके इंडिया की कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो पहले से कम कर दी गई। हैप्पी सिंह नाउ कैन प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास कार यूजिंग सोफिस्टिकेटेड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल नैनो। प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए, है ना। अभी जैसे हम टाटा की बात करें तो टाटा की कौन सी, वो MG हेक्टर, हाँ MG और हेक्टर, ये दोनों मिलके इन्होंने कोलेबोरेशन करके फॉरेन की कंपनी को यहाँ इंडिया में ले आए। MG शायद मेरे ख्याल से टाटा की है ना, MG फॉरेन की है लेकिन इंडिया में वो लेके आया ना। अभी हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प इंडिया? तो क्या कैसे हेल्प किया? ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो गए, लाइसेंसिंग जो सिस्टम था वो इजी हो गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इजी हो गया, फॉरेन मशीनरीज और फॉरेन टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो गया। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं, जैसा हमने देखा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, आप क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्राइवेटाइजेशन। उन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में बदलना है जो अब तक किसके हाथ में थे? गवर्नमेंट के हाथ में।
तो पब्लिक सेक्टर से वो अब कहाँ जाने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। डी रिजर्वेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या चीजें थी, दो तरीके से ये इंडिया जो है क्या लेके आया, प्राइवेटाइजेशन। नंबर वन, डी रिजर्वेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। ओपनिंग अप is example of de-reservation and selling out is an example of disinvestment. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आईडीबीआई बैंक, सुना होगा तुमने आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक अभी गवर्नमेंट बैंक है। अब गवर्नमेंट उसमें से डी इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल लेगी, तो किसी को बुलाएगी ना, भाई आके तू अपना पैसा लगा, तो दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। यानी आईडीबीआई बैंक का अब क्या होने जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन। क्या सोचते हो, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है कि खराब है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बना देना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए हम एक किसी पब्लिक बैंक में जाते हैं, ऐसा बैंक जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई। एसबीआई की हालत आज से 10 साल पहले देखते और आईसीआईसीआई बैंक की 10 साल पहले हालत देखते, तो आईसीआईसीआई बैंक वाज बेटर देन एसबीआई। नाउ आज का सिनेरियो पूरा उल्टा हो चुका है। एसबीआई अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, लेकिन अगर आज भी आप एसबीआई में जाते हो तो आपको जो वहां पर लोग बैठे हुए मिलेंगे, दे आर नॉट एज एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी एज आईसीआईसीआई बैंक। तो ये जो चीज है, जो टेक्नोलॉजी और ये जो सब चीजें आई है, क्यों पॉसिबल हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इन प्री लिबरलाइजेशन एरा पब्लिक सेक्टर कंपनीज डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब डी रिजर्वेशन कर दिया, यानी जो कंपनीज रिजर्व्ड थी पब्लिक सेक्टर के लिए, अब वो डी रिजर्व कर दी गई। भाई अब इसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है। एयरलाइंस, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो आज भी पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया है, वो अभी भी कैसा सेक्टर है, मैक्सिमम पार्ट पब्लिक सेक्टर है। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा देखें तो भाई ये नई नई कंपनीज आना स्टार्ट हो गई इनमें। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, अब हमारे पास पब्लिक सेक्टर हमने देखा मोस्टली क्या थे, लॉस मेकिंग कंपनीज थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम पब्लिक सेक्टर का कुछ पार्ट प्राइवेट कंपनीज को बेच दें, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसइन्वेस्टमेंट। टेलीकॉम जैसे बीएसएनएल था, वो टोटली किसको बेच दिया गया, टाटा कम्युनिकेशन। हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसको बेच दिया इन्होंने, स्टरलाइट कंपनी को। पार्शली है ना, 26% स्टेक इन्होंने किसको सेल कर दिया, स्टरलाइट कंपनी को। इसको क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से अचीव किया गया, डी रिजर्वेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। डी रिजर्वेशन मतलब जो पहले कंपनीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब उनको हटा के प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जहां गवर्नमेंट का पूरा इन्वेस्टमेंट था, वो अब कम करके किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन का एग्जाम्पल है। और अगर भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें। जब बीएसएनएल पहली बार मोबाइल फ़ोन लेके आया, तो मोबाइल फ़ोन के इनकमिंग का भी पैसा लगता था, आउटगोइंग का भी पैसा लगता था। और महीने का बिल आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, सॉरी, महीने का बिल 25 साल पहले 10,000 रुपये महीना आता था। यानी समझ लो उस टाइम का करीब करीब 1 लाख रुपया, 10 टाइम्स। तो ये आज का अगर सीन होता तो शायद कोई मोबाइल लेता ही नहीं, वो कुछ लोगों के लिए ही होता बस। बट क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे आइडिया एंटर हो गया मार्केट में। सबसे पहले एंटर कौन हुआ, आइडिया। ठीक है, फिर एयरटेल आया था। उस समय उसका नाम एयरटेल नहीं था, विंटेल ने ऐसा कुछ करके नाम था, वेवटेल, वेवटेल नाम था। एयरटेल मार्केट में आया तो उसने आइडिया को पछाड़ दिया। क्यों, क्योंकि वो एक नया कंसेप्ट लेके आया, प्रीपेड का। पोस्टपेड का लफड़ा ही खत्म, लोगों ने बोला अब रिचार्ज करवाएंगे, जितना यूज करना होगा उतना करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ भाई, प्राइवेटाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबलाइजेशन टर्म पे। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, अपनी कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे ले जाना। आज मेरा बैंक में एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक में है,
भाई मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक का, एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक में मेरा एग्जाम्पल के लिए कोई अकाउंट है। अब मैं गया यहाँ से फॉरेन घूमने, मत पूछना कहाँ गया लेकिन गया, फॉरेन घूमने गया और वहां पर मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। अब मैं कैश लेके जितना गया था सब खत्म हो गया, तो मुझे बैंक में जाना है, पैसा निकलवाना है। अब मेरे, अगर मेरे ही बैंक का ब्रांच वहां होगा तो मेरे काम इजी हो जाएगा। तो इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, यानी उस बैंक ने अगर अपना एक ब्रांच उस कंट्री में भी खोल लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब फॉरेनर को इंडिया में आता है, भाई उसको नहीं पसंद हम कढ़ी चावल दाल चावल खाते हैं, तो वो जाएगा कहाँ, मैकडोनल्ड्स पे जाएगा, और या फिर अपना डोमिनोज पे जाएगा, पिज्जा हट पे जाएगा, क्योंकि वो उससे अक्वेंटेड है, वो उसका टेस्ट पता है उसको। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। एंड इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो पहले हम जब बात करते थे, भाई हमें एक जीन्स खरीदने जाना है, हमारे पास सपोज कोई ब्रांड है ही नहीं, इंडियन ब्रांड है, सब इंडियन ब्रांड, तो इंडियन ब्रांड्स में कोई आपको इतना कंपटीशन मिलेगा नहीं, इतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं, हम लोग जाते हैं मार्केट में तो हमारे पास लिवाइस है, पूमा है, तो ये सब जो है ना वो उस रेट पे आ चुके हैं जो इंडियन भी कॉम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, इंडियन ने अपनी ब्रांड भी बना ली अच्छी अच्छी। इवन तुम्हें अगर पता हो तो कुछ कुछ बांग्लादेश की जो ब्रांड्स हैं वो भी इंडिया में आ गई। बांग्लादेश की ब्रांड की हम बात करें तो रोडस्टर तुमने सुना होगा, वो कम्प्लीटली बांग्लादेश की ब्रांड वो है, मतलब ब्रांड है। बांग्लादेश जिसको हम बातें हैं कि बैकवर्ड इकोनॉमी वाला कंट्री है, उसने इतनी अच्छी ब्रांड बना ली है, तो इंडिया भी अपनी कोई ना कोई ब्रांड तो बना ही लेगा। क्या तुमने सुना है कि कोई कपड़ों की ब्रांड इंडियन है ना भाई, क्यों भूल रहे हो, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन है। और विराट कोहली की कौन सी ब्रांड ब्रांड है, हाँ जो भी है, रेंगलर या रोंग करके, तो ये सब ब्रांड्स कौन सी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। आया समझ में, पूमा इंडियन ही है, नहीं 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 नहीं। अभी ये देखो कोई आदमी भाई शर्ट कहाँ से लेके आया, इटली की लेके आया, ट्राउजर सिंगापुर का है इसके पास, शूज कोरिया के है, कार जर्मनी की है इसके पास, और लिविंग रूम देखे जापान से टीवी लेके आया है, सोफा लंदन से लाया है, रग अफगानिस्तान से लेके आया है, सिरेमिक चाइना, फोन यूएसए। भाई ये तो पूरा सब पूरे पूरा सब चीजें फॉरेन से लेके आए, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो भाई ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया बिफोर ग्लोबलाइजेशन और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन देखे तो उसका इम्पैक्ट भी यही हुआ है हमारे पास। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या समझ में आ रहा है हमें, कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, यानी एक ही चीज आपको अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड, buying and selling of goods and services between countries is known as foreign trade. Foreign investment, it includes investment made by multinational corporations. फॉरेन ट्रेड से फ्री ट्रेड और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड दो टर्म आते हैं। फ्री ट्रेड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस होंगे। रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड की बात करें तो हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी, और नॉन टेरिफ हुआ तो कोटा मिलेगा कि इतना ही आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। बिफोर 1991 इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, सभी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड चल रहा था। अब ट्रेड कौन सा हो गया, फ्री ट्रेड। इंपोर्ट ड्यूटीज थी या फिर इंपोर्ट कोटा लगा रखा था कि इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो,
Let us suppose particular Indian toy sold for 50 in the Indian market. इंडियन मार्केट में 50 रुपए में कोई चीज बिकती है, लेकिन चाइना से वो कितने रुपए में आ रही है? 20 रुपए में. द इंडियन गवर्नमेंट levies import duty as high as 400% on the Chinese toy. 400 गुना इसका क्या लग गई? इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई. यानी 80 रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई, मतलब ये चीज बन गई 100 रुपए की. तो क्या मार्केट में बेचेगा? 50 रुपए में तो इंडियन में अवेलेबल है, तो क्यों बेचेगा? वो कैसे बेच पाएगा? तो इस तरह से चाइनीज टॉय की कॉस्ट बढ़ गई. दिस ट्रेड इज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर एज इट रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट. वो डीमोटिवेट कर रहा है इनको कि आप इम्पोर्ट मत करो इंडिया में. इम्पोर्ट कोटास की बात करें, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड. पहले इम्पोर्ट कोटा था 300 यूनिट्स का. भाई ये तो रेस्ट्रिक्शन हो गया ना. अनरेस्ट्रिक्टेड तो ये होगा आप जितना एक्सपोर्ट करना चाहो करो, जितना इम्पोर्ट करना चाहो करो. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ट्रेड बैरियर्स के. इसके एग्जाम्पल है ये ट्रेड बैरियर. रीजन फॉर ट्रेड बैरियर्स, क्यों लगा रही है कंट्री ये ट्रेड बैरियर्स? लगाने का रीजन क्या? कुछ तो समझ में आया होगा. क्योंकि अगर ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाए तो इंडियन मार्केट तो कोलैप्स हो जाएगा. इंडियन गुड्स कौन खरीदेगा जब फॉरेन के गुड्स 20 रुपए मिलेगा? भाई अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी लगाते, 20 रुपए की चीज 25 रुपए में भी होती, 30 रुपए में भी होती, तो 50 वाली चीज कौन खरीदेगा? और यही हो रहा है चाइना की चीजों के साथ. टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. वाई, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वाई गवर्नमेंट इम्पार्ट import duty or import quota, or what is the reason of restrictive trade? Why we are applying restrictive trade, or what are the reasons for trade barriers? So number one, to protect the producer within the country. Number two, decide how much of goods should came into the country. एक बता रहा है import duty, एक बता रहा है import quota. To decide what kind of goods should come into the country. चाइना से आप वो गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते हो जो इस कंट्री के लिए हार्मफुल है. टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड. अगर आपको फॉरेन ट्रेड डिक्रीज करना है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो. और फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करना है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो. तो भाई ये फॉरेन को कंट्रोल करने के यही दो तरीके हैं हमारे पास, इंपोर्ट को कंट्रोल करने के. फेयर फ्री ट्रेड क्या होता है? ट्रेड विदाउट इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कोटा. अगर एक कंट्री इसको अडॉप्ट कर ले तो क्या होगा? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही टॉय वाला एग्जांपल. इंडिया में 50 रुपए में आता है, तो चाइना वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अगर हम सस्ते में इंडिया में बेच दें हमारी गुड्स को, तो हमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा. तो चाइना ने इंडिया में प्लेन इंपोर्ट करना शुरू कर दिए. टॉय प्लेन 20 रुपए में, मेड इन चाइना. कितने में? 20 रुपए में. वो सबने सुना होगा, वो छोटा वाला वो फोन आता है ना? वो टॉय इंडिया से चाइना से ही आता है हमेशा. वो 20-20 रुपए का मिलता है. गाने वाला, बिल्कुल सही. अब क्या होगा इससे देखो, मेड इन इंडिया टॉय स्टोर में ये 50 रुपीज का रखा हुआ था. मेड इन चाइना में गया कोई, तो वहां पर ये टॉय कितने का था? 20 रुपए का. बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय. तो कहाँ जाएगा वो? ऑब्वियसली चाइना के पास जाएगा. इंडिया बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस, प्राइस भी लोअर है, तो यहाँ से ले आएंगे. Within years, 70 to 80% of toy shops have replaced Indian toys with the Chinese toy. अब इंडियन के टॉयज कोई रखना भी नहीं चाहेगा अपने स्टोर में, क्योंकि उनको पता है बिकते ही नहीं है. अब ये चाइनीज मार्केट को अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बन जाएगा. इंडियन जो यहाँ के जो बनाने वाले हैं, टॉयज बनाने वाले, उनके पास कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि इनके कोई टॉय खरीदेगा ही नहीं. Indian buyers have a greater choice of toys at lower price and new designs. To stay in competition, Indian toy market have to improve the quality, और प्राइस भी कम करना पड़ेगा. इंडियन कंज्यूमर बेनिफिट ड्यू टू फॉरेन ट्रेड. हमें इससे फायदा होगा. लॉस किसको होगा?
कंट्री को, जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होगा, कंट्री को लॉस होगा। हमें इससे फायदा ही होना है हर हाल में। आज हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। आज हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं शैम्पू का। एक साइड में रखा हुआ पतंजलि का शैम्पू, दूसरी तरफ रखा हुआ है भाई तुम्हारे सामने डव का शैम्पू। प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, क्या खरीदना पसंद करोगे? डव। तुम्हारे मुंह से अपने आप निकला, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो पतंजलि की क्वालिटी क्या होगी, हमें नहीं पता है। डव बहुत टाइम से सुनते आ रहे, एक दिमाग में एक वो बन जाते, इमेज बन जाती कि हाँ दैट वन इज बेटर। ठीक है, तो ये हमने बना रखी है चीज़ें। और ऑब्वियसली अगर हमें अच्छी चीज़ मिलेगी तो हम क्यों महंगे में बुरा खरीदेंगे? कोई बेवकूफ़ी होगा? क्वालिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज अब प्रियंका वांट्स टू परचेज अ मोबाइल फोन और उसका बजट कितना है, 10,000 से 20,000 का। अब वो थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करती है, गूगल करती है भाई कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फ़ोन है, कौन सा सस्ता है, क्या है। और आफ्टर मच थॉट शी फाइनली जीरोज डाउन टू 4 ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन। माइक्रोमैक्स इंडिया से बंद हो गई, अभी अभी चलती है थोड़ा बहुत। मोटोरोला फ्रॉम यूएसए, जोलो फ्रॉम इंडिया कोई कंपनी है, और शाओमी फ्रॉम चाइना 18,000। नाउ अब ये इनके क्या कंपेयर करेगी? फीचर्स कंपेयर करेगी। तो ये अलग अलग कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं, इंडिया में आते हैं। इवन दो दे आर थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, दिस बेनिफिट कंज्यूमर्स लाइक प्रियंका इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। यानी अगर इतनी सारी चॉइस मिले और हमें कम प्राइस में मिलेगी तो ऑब्वियसली हम किस पे जाना चाहेंगे? कौन इंडियन मार्केट की चीज़ लेना चाहेगा? लोग क्या खरीदेंगे? फॉरेन गुड्स खरीदेंगे। जैसे स्टार्टिंग में जब मोबाइल फ़ोन आए थे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा किसके आते थे? या तो आपको मिलेंगे मोटोरोला या फिर नोकिया। सबसे ज़्यादा ब्रांड उस समय चलने वाली थी बस नोकिया। नोकिया चाइना और फिनलैंड से आते थे, दो जगह से आते थे। तो जब हम मार्केट में फ़ोन लेने जाते थे तो पहले देखते थे वो नोकिया फिनलैंड से आया हुआ है कि चाइना से आया हुआ है। चाइना वाला सस्ता मिलता था, फिनलैंड वाला महंगा मिलता था। तब हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं हुआ करती थी। आज हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो हमारे पास चॉइस बढ़ चुकी है। अब इससे फॉरेन मार्केट आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। और इवन टेक्नोलॉजी आने के बाद तो बहुत ही ईजी हो गया है। अब पहले क्या होता था कि सपोज मुझे फॉरेन से कोई चीज़ मंगवानी है तो उनको पे कैसे करूँगा मैं? मेरे पास पे करने का वे जो था वो डिफ़िकल्ट था। बैंक जाना है, उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना है। बट नाउ आज तुमको पता है बहुत ईज़ी है। तुम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लाइक जैसे हम बात करें कि गूगल पे जो है वो अब ग्लोबली चलता है। जैसे पहले पेपाल था, पेपाल ग्लोबली चलता था, अब उसका एक सब्स्टिट्यूट आ गया गूगल पे सॉरी। आप उससे कहीं भी किसी को भी पे कर सकते हो। इवन हम जो आजकल अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं वो भी जो है वो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, वो क्या होते हैं कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होते हैं। लाइक उस दिन मुझे कुछ फॉरेन से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना था एग्जांपल के लिए, तो मैंने उनको पे किया, यहाँ से डॉलर्स में पे किया। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे उसके लिए एक्सचेंज ड्यूटी भी पे करना पड़ी, फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ा। यानी 19 डॉलर्स में मुझे 100 रुपीज़ एक्सचेंज ड्यूटी पे करना पड़ी। लेकिन ठीक है, वो पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी है हमारे पास। What are the reason for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? To safeguard, to protect the Indian producers, to control the trade. ट्रेड को कंट्रोल करना है। वो फॉरेन प्रोड्यूसर इन जो इंडियन इन्वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? Why did the government of India remove the barriers? क्यों बैरियर हटाया इंडिया ने? ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन अचीव करने के लिए, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वो जो उसने वर्ल्ड बैंक ने रखी थी इसके ऊपर, इसलिए इसको ये सब करना पड़ा था। हाउ फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्री? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल अदर देन दोज गिवन हियर। फॉरेन मार्केट अब इंडिया से कैसे जुड़ गए? अब हमें अगर किसी गुड्स की नीड है, फॉरेन गुड्स की, तो वो इजीली हमें इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है। और सपोज हम फॉरेन जाते हैं तो इंडियन गुड्स हमें कहाँ मिलते हैं? फॉरेन में भी मिल जाते हैं। यानी जैसे एग्जांपल के लिए
टाटा की जो गाड़ियां हैं वो आपको फॉरेन में भी मिलेंगी। तो अगर कोई फॉरेन में रहता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इंडियन गुड्स को भी कंज्यूम कर सकता है, और अगर वो इंडिया में रहता है तो फॉरेन गुड्स को कंज्यूम कर सकता है। ये क्यों पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।